हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि सीजी अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रिपरेशंस कर रहे हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आप 51 से इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कल का लाइव सेशन में हम केवल 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक ही देख पाए थे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही थी, इसीलिए मैं आज से जो बचा हुआ 51 से लेकर के 150 तक की 100 क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस, इसके साथ साथ आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस और इसके साथ साथ जीके और कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। इसके अनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात आपको बताना है कि कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, 5 पुरुष को लिखते हैं 5p, 5 पुरुष। इसके साथ साथ 2 स्त्रियां 2s लिख देते हैं। ये कह रहा है कि इसी काम को कितने गुना ये कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, यानी कि 4p + s इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब ये दोस्तों समीकरण तो तैयार हो गया। अब इसको आप बड़े आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 5p + 2s को जैसा का वैसा उतार देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है +4s। अब आपको माइनस कर देना है p वाले को p वाले के साथ और s वाले को s वाले के साथ। ये 45 नहीं है, 4s है। 5p और 4p हो जाएंगे, ये 4s है, ये इधर जाएगा तो आपका माइनस में बदल जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओनली p हो जाएगा और इसको जब आप माइनस करेंगे तो 2s हो जाएगा। यानी कि p बराबर कितना निकल गया, 2s निकल गया। अब जब p बराबर 2s निकल गया, यानी कि आपके बीच में, इसके बीच में क्या है, इनटू का चिन्ह है, यानी कि जो s है वो p के साइड आएगा, यानी कि ps बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। ये 1 कहाँ से चला आया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। दोस्तों, इसका आप ख्याल रखिएगा। तो इसी तरीके से p/s = 2/1 आ गया। या हम इसे अगर रेशियो में निकालेंगे तो 2:1 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप चेक करें कि 2:1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर एक एक वीडियो अगर पसंद आ रही होगी, एक एक जो क्वेश्चन है वो पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण आपको लिखना है। ये चक्रीय चतुर्भुज का क्या है, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कितने हैं, 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोण के बराबर है, ये आपको मानना है। बाह्य कोण क्या है, आंतरिक विपरीत कोण के बराबर है, या सम्मुख कोण कितना होगा ये आपको बताना है। तो बाह्य कोण हमने मान लिया 50 डिग्री, तो आंतरिक कोण कितना होगा, तो आंतरिक कोण भी ये होगा आपका 50 डिग्री, ये आपको मानना है। यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अगर 50 हो तो उसका आंतरिक विपरीत कोण भी उतना ही होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ पर 50 के जगह 60 होता तो उसका विपरीत कोण भी कितना होता, 60। अगर 60 के जगह 70 होता तो विपरीत कोण भी कितने होते, 70। यानी कि जितना बाह्य चतुर्भुज का कोण होता है उसका आंतरिक सम्मुख कोण बताएगा तो उतना ही होगा वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री सेल्सियस। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं
53। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर और ए बी सी कोण 120 डिग्री इसके अनुसार उसके विपरीत बी डी की लंबाई कितनी होगी यह आपको बताना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं उसको लिखेंगे। तो समचतुर्भुज की भुजाएं यहां पर लिखते हैं, समचतुर्भुज की भुजा कितनी है दोस्तों, 4 है। समचतुर्भुज की भुजा 4 है, अर्थात हम समचतुर्भुज को क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या होगा, 4 होगा, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोणों का गुणन जब करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस कोणों का गुणन, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम विकर्ण देखें तो ए सी कोण बी को समद्विभाजित करेगा, ए सी कोण बी सी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी कि ए सी कोण जो है वो बी सी को समद्विभाजित करेगा। तो 120 डिग्री द्विभाजित करेगा तो ये कितने डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी डी समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी डी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी तरीके से हम देखें तो ए बी बराबर ए डी को अगर हम लोग ले ले, क्या ले, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जो बी ए डी का हम लोग मान निकालेंगे फिर से, यानी कि इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, ये ए बी डी था, अब यहाँ पर डी ए बी हो जाएगा। तो जो डी ए बी है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के करीबन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा, यानी कि डी ए बी का जो मान है वो बी डी की लंबाई कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पर से भी निकल जाएगा। जब ये 60 डिग्री यहाँ पर से निकल जाएगा अर्थात इसका जो मान है वो बचा हुआ ए बी बी सी सी डी डी ए इन सब के बराबर होगा। तो बी डी का जो मान होगा वो भी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर जिसमें 4 है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसका 4 है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। अस्सी डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा यह आपको बता रहा है। दो संपूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि संपूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो दो संपूरक कोण का योग बता रहा है, यानी कितना होगा, 180 होगा। इसीलिए जितना मान यहाँ पर दिया है उतना ही मान को हम माइनस कर देंगे। कितना मान, 180, दो संपूरक कोणों का मान निकाल लेंगे और 80 डिग्री का संपूरक कोण यहाँ पर कितना होगा कह रहा है 80, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यह कितना निकल जाएगा, 100 डिग्री निकल के चला आएगा। तो आंसर इसका जो 100 डिग्री दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर बता रहा है कि 50 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा। तो 50 दो कोटि पूरक का योग कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि एक कोटि पूरक का योग कितना होगा, 45 डिग्री। तो याद रखिएगा दो कोटि पूरक का योग आपको लिखना है। यह सब चीज़ें आपको याद करने होंगे, यानी कि इसको माइनस कर दीजिए, क्या निकल करके चला आ रहा है, 40 डिग्री निकल करके चला आ रहा है। बड़ा आसान है, अगर आपको इसका मान पता है तो आप आसानी से बना लेंगे, अन्यथा यह भी मुश्किल आपको लगने लगेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर घंटा के चाल से तय करता है
तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर घंटा की चाल से आता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी यह आपको बताना है। चूंकि यह औसत चाल बता रहा है तो आपको वही जो क्वेश्चन है वही औसत चाल के जो मान हैं यह रखने होंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, औसत चाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? औसत चाल। औसत चाल के बराबर क्या हो जाएगा? 2x। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर घंटा के चाल से तय करता है तो वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर घंटा के चाल से आता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल आपको बताना है। तो 2x रख दीजिए, y रख दीजिए, x प्लस वाई रख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वह व्यक्ति कितनी औसत चाल से वो चल रहा है, तो औसत चाल का यह मान हम लोग रख लेते हैं। अगर इसी तरीके से हम पहली का मान रखेंगे, पहला मान रखेंगे तो यह कितने किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो यह चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। इसी तरीके से दूसरा जो है सेकंड कितना स्पीड चल रहा है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है। अब हम ये फॉर्मूला जो रखे हैं इसमें मान रख देते हैं। पहला के लिए x मान लेते हैं और दूसरे के लिए y मान लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। अब तो 2 इंटू 30 इंटू 20 यह तो हम लोग रख लेते हैं। उसके बाद फिर 30 इंटू 20 ये रख के मान हम लोग निकाल देते हैं। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे, ये इंटू नहीं है, इक्वल है, सॉरी ऐड है। जब हम इसे निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 चला आएगा। फिर 600 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। इसके बाद फिर 1200 इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाता है 50। फिर इसको कट कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा 24। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो औसत चाल चलती है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही होगी, एक एक क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है। इस दूरी का 2/3 वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो इसकी कुल दूरी कितनी होगी यह आपको बताना है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, टाइम जो दिया गया है t बराबर कितने दिए गए हैं? 42 दिए गए हैं। अब 42 को 60 से हम लोग अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि पर मिनट अगर पर आवर का मिनट अगर निकालेंगे तो 60 मिनट निकल जाता है। फिर इसको इससे काटेंगे तो यह 7/10 निकल जाता है। ठीक है, 6 से काट दिए, 6 7 जा 42 होता है और 6 10 जा 60 होता है। ठीक है, कुल दूरी अगर हम लोग निकालेंगे, कुल दूरी अगर हम लोग निकालेंगे तो KLM किलोमीटर में डिस्टेंस में निकालना है आपको। तो दूरी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि क्या होता है। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। क्या होता है दूरी का फॉर्मूला? चाल इंटू समय। यानी कि ये समय इधर चला आएगा तो आपका फिर ये परिवर्तित हो जाएगा चाल दूरी बाई क्या हो जाएगा? चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बाई चाल या फिर चाल बटे दूरी। समय बराबर चाल बटे दूरी, ये हो सकता है। अब इसमें आपको मान रखने हैं। क्या मान रखने हैं? तो D1 का मान रखोगे आप तो यहाँ पर 2/3 किलोमीटर हो जाएंगे। 2/3 कह रहा है तो यानी कि 2/3 हो जाएगा, जो दूरी का किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे S1 का तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दिया हुआ है। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये भी चल रहा है। अगले में हम लोग देखेंगे, अगर टाइमिंग 1 को देखेंगे तो टाइमिंग 1 को बनाने के लिए T1 लिखेंगे, उसके बाद फिर D1 का मान, फिर S1 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो D1 का मान कितना है? 2D जो है 2D/S1।
तो 2d/4 यहाँ पर रख देंगे, S1 का मान 4 है। इससे इसको हम काट सकते हैं बड़े आसानी से। हमारे पास निकल करके क्या चला आएगा, d/ कितना चला आएगा, ये 3 था, इसके बटे में यहाँ 3 हो जाएगा, इसके साथ इक्वल हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब इसके साथ कटेगा तो d/ कितना चला आएगा, 6 चला आएगा। अब ये जो d/6 आया वो क्या चला आया, t1 चला आया। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो t1 तो चले ही आए हमारे सामने। अब हम लोग देख लेते हैं d1 का मान किस तरीके से निकालेंगे। तो d1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, d1 का फॉर्मूला रख देते हैं। तो d1 का फॉर्मूला क्या है, d बराबर 2/3। क्या है, d बराबर 2/3। जो d के करीबन है, इसको जब हम लोग मान में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चला आएगा, 1/3 d किलोमीटर। s बराबर क्या चलाएगा, 5 किलोमीटर। क्या चलाएगा, 5 किलोमीटर। अब ये मान रखते हुए पहुंच रहा है, S2 का मान है ये, S2 का मान है ये। अब ये कहाँ से चला रहा है, ये तो दिया हुआ मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा है। 2/3 ये भी चल रहा है, तो ये 2/3 यहाँ से चले आया, 5 किलोमीटर ये चला, यानी S2 का मान 5 किलोमीटर है। और जो डिस्टेंस है 2/3 है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या मान निकल करके आया, S2 बराबर 5 किलोमीटर और d1 बराबर कितना निकल करके आया, 2/3 किलोमीटर। 2/3 किलोमीटर है। अगर इसी तरीके से हम t2 का मान यहाँ पर निकालेंगे तो क्या चला आएगा, d2/S2 जो मान रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2d यहाँ पर कह रहा है 2/3 4 किलोमीटर की चाल से वो चाल घंटा दूरी तय करता है, ये आपको बता रहा है। यानी कि 2d3 और S2 का मान यहाँ पर रख देंगे तो 5 हो जाएगा ये ऑलरेडी। 2/3 हो जाएगा, d2 यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। एक मान यहाँ पर d किलोमीटर माइनस हो जाएगा। तो जब d किलोमीटर माइनस हो जाएगा, यहीं पर हम माइनस कर देते हैं कि 2d आ जाएगा हमारा, d माइनस हो जाएगा बाई 15। अब ये 2d माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दूरी 2/3 व 4 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा शेष 5 किलोमीटर घंटा की चाल से वो तय करता है। यानी कि किसी व्यक्ति को वो सेकेंड बार वो कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जब चाल से कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि एक जो डिस्टेंस है उसको कवर करना मुश्किल है, एक जो डिस्टेंस है उसको कवर करना मुश्किल है। तो ये कह रहा है कि घंटे की चाल से 5 किलोमीटर घंटे की दूरी जो तय कर रही है, तो एक d हम लोग माइनस करके यहाँ पर d/15 लिख देते हैं। अब आपके पास t1 निकल करके कितना चला आया था, d/6 और यहाँ पर t2 कितना निकल करके आया, d/15। तो d/15 निकल करके चला आया। अब हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला तो t बराबर t1 प्लस t2 कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो t1 था, तो जो t था, t के बराबर हम लोग कितना रखे थे, 7/10। याद रखिएगा, जब आप लोग सॉल्व करने चलिएगा कॉपी में तो ये पहले आपको दिख जाएगा t बराबर 7/10।
T1 का मान कितना निकाले थे अभी हम लोग, D/6। T2 का मान कितना निकाले थे अभी, D/15। अब आप इसे ऐड कर दीजिए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। 6 का 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना चला आएगा, 5 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5D हो जाएगा इक्वल। इसी तरीके से 15 और 30 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 का डी के साथ करेंगे तो 2D चला आएगा। इसी तरीके से 7D यहाँ पर हो जाएंगे, सॉरी 710 हो जाएंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7D हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका क्या चला आएगा, यहाँ पर 70D चला आएगा, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चला आएगा, 210 चला आएगा। D इक्वल इन दोनों में है इनटू का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है, इधर चला जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में। यानी कि क्या निकल करके चला रहा है, 3 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ पर निकल करके चला रहा है। 3 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे कितने समय में ये समाप्त करेंगे। तो इसके लिए थ्योरेटिकल आपको समझने होंगे, एक एक चीज़ें करके मैं बताऊंगा। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 2/5 भाग में कर रहा है, यानी ए किसी कार्य को 2/5 भागों में कर रहा है, वो भी कितने दिनों में कर रहा है, तो ये 10 दिनों में कर रहा है। तो ए द्वारा पूरा कार्य को लगने वाला समय, अब ये जो ए द्वारा है पूरे कार्य को लगने वाला समय क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम इंटू कर देते हैं। जब इसके साथ हम इंटू करेंगे यानी कि लगने वाला समय है, तो ये उल्टा चला जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इसके साथ आपका कट कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 25 बच जाएगा। इसी तरीके से बी का हम लोग मान निकाल लेते हैं कि बी जो है इसी कार्य को 1/3 के रूप में कार्य करता है, और कितने दिन में पूरा करता है, तो 5 दिन में पूरा करता है। यानी कि बी द्वारा पूरा कार्य में लगने वाला जो समय है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर से ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3/1, यहाँ पर 5 हो जाएगा 1। अब इसका हम लोग निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चलाएगा। कितना चलाएगा, 15। ए और बी की अगर हम लोग दैनिक कार्य की बात करेंगे तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, ए एक दिन में कार्य करता है 1/5, और जो बी है वो कितना कार्य करता है, 1/15। कितना कार्य करता है, 1/15। अभी हमने निकाला था 25 दिन में कार्य करता है एक व्यक्ति का, निकालेंगे तो 1/15। और इसी तरीके से एक व्यक्ति का 15 दिन की बात कर रहा है, तो ये निकालेंगे तो 1/15। अब इन दोनों का ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड कर देंगे तो क्या निकल करके चला आएगा, यहाँ पर 8/75 निकल करके चला आएगा। तो ये कैसे निकला, पहले इसका एलसीएम निकाले, फिर ये जितना भी आया था इसका एलसीएम के साथ डिवाइड करके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, हम ऐसे की ऐड कर दिए और ये आंसर हमें प्राप्त हो गया।
इसके बाद हम लोग मिश्रित भिन्न की ओर बढ़ते हैं। तो मिश्रित भिन्न की ओर बढ़ेंगे तो ये जो है फिर से हम इसे उल्टा करेंगे, यानी 75/8 के रूप में लिखेंगे। और 75/8 के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करिए, 8 9 72 हो जाता है, 3 बच गया। तो इसे हम रेशियो के रूप में लिखेंगे तो कितने रूप में कैसे लिखेंगे? 9 सही नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये जो होता है वो नीचे चला आता है। तो 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 आपका ऑप्शन में है। 9 सही 3/8 ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। 9 सही 3/8 दिन में ये कंप्लीट कर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष एक किसी या किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, तो वह कितनी दूरी तय करता है या कितनी दूरी चलता है यह आपको बताना है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक एक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। ट्रेन द्वारा जो कार है वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, या 1 किलोमीटर पैदल चलकर ये कितना तय कर रहा है, उसको हम लोग लेते हैं। यानी कि एक व्यक्ति कितना चलकर ले रहा है? 2/11 ले रहा है। इसी तरीके से 17/22, 17/22 को ले रहा है। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? अब एलसीएम निकालने से पहले एलसीएम निकालने से पहले पहले वाले को हम लोग दूसरे वाले के जो भी आपका बटे में रहता है उसका हम लोग बराबरी करते हैं। यानी कि 11 का बराबरी करेंगे 22 करने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले को भी और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को भी करेंगे। तो क्या निकल करके चला आएगा? 4/22 निकल करके चला आएगा। ये 17/22 हो जाएगा। अब एलसीएम हम निकालेंगे। अब आसान हो जाएगा एलसीएम निकालना। आप चाहे तो इसे पहले जैसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 4 21, यानी कि 21/22 निकल करके चला आएगा। शेष दूरी की भाग का गणना अगर करेंगे तो पैदल चलने वाली जो व्यक्ति की जो दूरी है और ट्रेन और कार की जो दूरी है, इसको आपको माइनस कर देना है। जब माइनस कर देंगे तो शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर ये मान निकालेगा। यानी 1 किलोमीटर ये तो पैदल चल ही रहा है, हम निकाले हैं 21/22 किलोमीटर यहाँ पर निकाले हैं। इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम निकालने से अच्छा है जिस विधि से हम लोग ऊपर वाले को किए थे, यानी कि दूसरा वाला बराबर करने के लिए पहले वाले को 2 × 2 कर दिए थे, तो दूसरा वाला बराबर करने के लिए हम लोग 22/22 कर सकते हैं, माइनस 21/22 कर सकते हैं। अब इसका जब हम लोग निकालेंगे तो बड़ा आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। यानी कि क्या निकल करके चला आएगा? इसका हम लोग लिख देते हैं 22। इसका हम लोग जब घटा देंगे तो 1/22 निकल करके चला आता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की किलोमीटर अगर हम लोग निकालेंगे तो कुल दूरी का 1/22वां भाग ये निकल करके चला आता है। यानी डिस्टेंस कवर में अगर हम लोग लेंगे तो 1/22 × d, क्योंकि दूरी हमें निकालना है तो इसके दूरी हम लोग कितना लिखेंगे? 1 किलोमीटर पैदल चलने की जो दूरी है उसको हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके चला आएगा? d/22 = 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इसका हम लोग क्या कर देंगे?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर 22 चला आएगा। तो ऑप्शन में जो d बराबर 22 है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 22 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम अभिकलित करते समय है कि बारंबारताएं। तो जो बारंबारताएं हैं इसमें आपको बताना है कि वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, यह आपको बताना है। वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित है, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम अभिकलित करते समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपको यहां से बताना है। जो क्वेश्चन अगला है उसको हम लोग देख लेते हैं कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 30 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, यह आपको बताना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला त्रिभुज का परिमाप लिख लेते हैं कि कितना है। तो यह त्रिभुज का परिमाप है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल भी उतना ही होंगे जितने परिमाप होंगे 30 सेंटीमीटर। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से दीर्घ तक अगर देखेंगे तो दीर्घ भुजा की लंबाई कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर दिखा रहा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब ये तो फॉर्मूला हो गए आपका पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग जब इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मान रख देंगे। क्या मान रख देंगे दोस्तों? सिंपल सा आपको ये मान रखना है, चाहे आप इतना इसको लॉन्ग भी ले जा सकते हैं, चाहे सिंपल सा आप बना लीजिए। अगर आप 13 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना चला आता है 69। ये आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद फिर इसको दूसरे विधि से, जिस विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसको बताऊंगा। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। 169 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो दोस्तों 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 144 आता है, और 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये कितना चलाता है 25। यानी इन दोनों को जब इक्वल कर देंगे तो ये कितना चलाएगा 169 चलाएगा। तो कह रहा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई इतनी है तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि छोटी भुजा तो हमारे सामने 5 सेंटीमीटर निकल करके चला आया, क्योंकि छोटी भुजा की लंबाई जो है वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। तो आप यहाँ से आंसर 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ये आपका बड़ा आसान विधि है। अगर कर्ण और आधार और लंबाई के बीच में अगर पढ़ रहे हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, यानी कि कर्ण की लंबाई आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई की जो लंब की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 13 स्क्वायर हो जाएगा आपका बड़ी भुजा यानी कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो सेम इसको ऐसे ही बनाना है। 25 कर दीजिए, 169 कर दीजिए, यानी कि छोटी भुजा क्या हो गई 25 निकल करके आ रही है। 25 किससे निकल करके आ रही है? तो 5 स्क्वायर निकल करके आ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन अगला इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि एक पहिए की जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, यह क्वेश्चन है। तो इसको निकालने के लिए सबसे हम लोग पहले नंबर पे क्या करेंगे कि त्रिज्या की जो सेंटीमीटर है, त्रिज्या को जो सेंटीमीटर दिया गया है, चूंकि यह मीटर में दूरी तय करने हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो r बराबर जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 21 को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.21 जो है यह निकल करके चला आएगा मीटर में। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो पहिए की परिधि ज्ञात करना है। चक्कर लगाएंगे तो जितने भी चक्कर आएंगे वो किस में चला आएगा, परिधि। तो पहिए की अगर हम लोग परिधि की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला चलाता है 2πr। कितना चलाता है, 2πr। अब जो 2πr है इसमें हम लोग एक एक करके मान रख लेते हैं। क्या क्या मान रखेंगे, देखिए 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना दिया है 0.21। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो यह 0.03 नंबर चला आता है। अब इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह कितना चला आता है, 1.32 चला आता है। अब तय की गई जो हमारे पास दूरी है, तय की गई दूरी कितनी दी गई है, 792 दिया गया है। तो 792 जो तय की गई दूरी दी गई है उसका हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1.32 से। तो 1.32 से जब डिवाइड करेंगे यानी कि ये 2 जीरो हटेगा तो ये 2 जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, कितना चलाता है, 600 चलाता है। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 600 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है मैथमेटिक्स से ही, कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दोगुना तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उतने ही कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा, यह आपको बताना है। लड़के की काम करने की क्षमता अगर देखेंगे तो वो कितना है, x मान लेते हैं। लड़की की कार्य करने की जो क्षमताएं होती है वो उसकी कितनी है, दुगनी है, तो ये कितने मान लेते हैं, 2x। पुरुष की कार्य करने की क्षमता अगर मान ले तो वो पूरा हम लोग दुगना कर देंगे। तो यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष को 2 इंटू 2x कर सकते हैं तो ये कितना चलाएगा, 4x चलाएगा यहाँ से। इसी तरीके से पुरुष महिला लड़का तीनों का कार्य करने की क्षमता अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो 4x प्लस 2x प्लस x यानी कि कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ से 4 दिन में पूरा करता है, ये कितने दिन में पूरा करता है, ये 4 दिन में पूरा करता है। तो जब 4 दिन में पूरा करता है तो आप इसको फॉर्मूला में लिखिए कि कार्य बराबर कुल कार्य, कितना, कुल कार्य इनटू दिन की संख्या, नंबर्स ऑफ डे, दिन की संख्या। तो दिन की संख्या जो होंगी इसमें आपको क्या करना है, 7x जो कुल डे है ये है आपका, दिन का संख्या कितना है 4, यानी कि कितना निकल करके चला आया, 20x निकल करके चला। यूनिट ऑफ डे, एक दिन की जो संख्या है यह निकल करके चला आया है। अब लड़के द्वारा लिया गया जो समय है, लड़के द्वारा लिया गया जो टाइम है इसके बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएंगे बटा जो लड़के की क्षमता है, कुल कार्य है ना ये, कुल कार्य बटे लड़के की जो क्षमता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कुल कार्य यहाँ पर 28 हो रहा है, लड़के की जो क्षमताएं हैं वो कितनी हो रही है, यहाँ पर x हो जा रही है, ये 28x यहाँ पर हो जाएगा, ये x कट जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या निकल करके चला आया है, ऑप्शन नंबर ए 28 निकल करके चला आया है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जितना भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ ये CGBSC और CGPSC, इसके साथ साथ आपका CGBAPM में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको पूरी तरीके से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो लिखा हुआ है दोस्तों 5 सही 3/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 सही 4/5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 सही 3/8 लिखा हुआ है। इसका मान आपको कैसे निकालना है,
इसको इसको इंटू कर देना है, इसके साथ ऐड कर देते हैं तो इसका मान निकल करके चला आता है, यानी 5 चौके 20 और 3 हो जाता है 23/4 इक्वल यहाँ से रख देते हैं, या इक्वल नहीं भी रखेंगे फिर भी चलेगा। 5 चौके 20, ये 24/4 हो जाता है, प्लस में 8 सते 56 और 3 यहाँ पर हो जाता है 59/8। ठीक है, अब ये तीनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5। तीनों का जब ये एलसीएम निकल जाता है तो कितना निकल जाएगा, ये एलसीएम निकल जाएगा 40। और अगर एलसीएम के बाद जो 40 निकला है, इसका हम लोग इसके साथ डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 230, प्लस इसका इसके साथ डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल कर चला आएगा 922। अब इसका जितना भी एलसीएम आया है इसका इसके साथ डिवाइड करके जितना आता है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना निकल करके चला आता है 295। सबको ऐड कर देते हैं तो 1717 चला आता है, जिसको हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे। जब 40 से इसको डिवाइड करना होगा, अब यहां पर देखेंगे को हम कर देते हैं डिवाइड, और इन दोनों को डिवाइड करने से हमें लगभग कितना प्राप्त होता है 17.92 के करीब प्राप्त होता है, यानी हम इसे मान करके चलते हैं 18। तो 18 को पुनः जो नंबर 1 थे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए, इसको हमको घटा देना है 717/40 से। तो इसका एलसीएम निकाल करके जब हम लोग घटाएंगे तो कितना चला आता है 720 माइनस 717 चला आता है। 40 से इसको जब घटाएंगे तो 3/40 चलाएगा, यानी कि जो आंसर है 3/40 यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3/40 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/40 ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 3/40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है कि कितना होगा। 10 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य हम लोग देखेंगे तो कितना है 8 रुपये है, और इसी तरीके से 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर हम लोग देखेंगे तो 1.25 इंटू 10 कर देंगे तो कितना चला आता है, ये 12.5 रुपये चला आता है। यानी कि लाभ अगर देखेंगे तो इसके साथ हम लोग माइनस कर देंगे, क्या निकल करके चला आएगा 4.5 निकल करके चला आएगा। परसेंटेज निकालने के लिए लाभ को क्रय मूल्य से भाग करेंगे, क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए लाभ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे, क्रय मूल्य से माइनस करेंगे ना। तो लाभ यहां पर कितना है, तो लाभ यहां पर जितने भी दिए गए हैं उसको आपको कर देना है क्रय मूल्य से डिवाइड, यानी कि 4/5 हमने लाभ निकाला था, क्रय मूल्य 8 था, तो डिवाइड यहाँ पर कर देना है 8 से। परसेंटेज निकालेंगे यानी 100 से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल करके चला आता है, यह निकल करके चला आता है 56/25, 56.25 निकल करके चला आता है। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दिया गया है, यानी कि 25 कैसे लिखते हैं 1/4 के रूप में लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 56 1/4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको तलाश करना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 56 1/4% यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला यहां से देखते हैं, अगला दिया गया है
बजट के पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल कितना प्रतिशत बढ़ाई जाती है ये आपको बताना है। दोस्तों आप क्या करेंगे, कार की पहली की जो कीमत है 30% और बजट फिर क्या करेंगे 10%, दोनों को बढ़ा देंगे तो 40%। ऑप्शन में यहाँ पर 40% नहीं दिया गया है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या कर लेते हैं, सबसे पहला कर लेते हैं कि 30% को 10% से हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या चलाएगा, 40% चलाएगा, आप जानते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज का। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर ये वाले मान को रख देना है। अब ये वाले मान को रखेंगे तो इसके साथ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 समथिंग हो जाएगा। लेकिन ये आपको नहीं बताना है, आपको यहाँ से कैसे कैलकुलेट करना है। 30% का मतलब है कि 100% में 30 भाग वृद्धि हो जाता है, यानी कि 130/100। ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से 10% अगर बढ़ाई जाती है तो 10% फिर वो किस में बढ़ेगी, 10% किस में बढ़ेगी वो, तो यहाँ पर इसका परसेंटेज 130% हो जाएगा। 100 यहाँ पर कटेगा, इससे ये कट जाएगा तो आपका 130 यहाँ से आंसर चला आएगा। और एक 10% वृद्धि करी जाती है तो 130 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 110/100। तो इसका आपको मान निकाल देना है। इसका साथ इस ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, 13 और 11 का इंटू कर देना है तो कितना चलाता है, 143 चलाता है। यानी कि जो 143 है ये आपका यहाँ से 10% बजट बढ़ा दी जाती है तब ये मान निकल गया। चूंकि यहाँ पर परसेंट बता रहा है कि कुल जो प्रतिशत वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि में अगर हम लोग 100 माइनस कर देंगे, जो अगर हमारा आंसर निकला है तो ये निकल करके चला आता है 43। तो 43 ये परसेंट निकल करके चला है, यानी कि 43 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि यदि 27x बराबर 9/3x तो 1/x4 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या कर लेते हैं हम लोग, 27 को बांटते हैं। 27 को किस तरीके से बांट सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर में 3, तो इसका मान होता है 27। और 9 को इसी तरीके से हम लोग बांटेंगे तो 9 कितने में बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 में 9 बढ़ जाएगा। अगर इसी तरीके से हम लोग अगला मान रखेंगे, इसका घात के अनुरूप अगर रखेंगे तो यह मान कैसे निकल करके चला आएगा, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 के घात में 3, जो x यहाँ पर दिया गया है हम इसे x के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल 3 के घात में 2 यानी कि 3x हम यहाँ से लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ करके अलग करेंगे तो क्या निकल करके चला आएगा, ये 3 को हम लोग 3x3 इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो यहाँ मान है माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका जो घात वाला मान है हम उसको लेंगे, जो मान यहाँ पर घातांक के रूप में दिया गया है हम लोग उसको लेते हैं। और उसको ही लेकर के क्या करते हैं हम लोग, मान को सॉल्व करते हैं। यानी कि 3x इक्वल 2 माइनस का x, तो जब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो x वाला इधर चला जाता है तो ये हो जाता है 3x, आपका x इधर चला आएगा तो ऐड हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4x हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से मान जब हम लोग निकालेंगे तो ये इसके बीच में इंटू है तो 2 यहाँ पर 4 चला आएगा तो x बराबर ये कटेगा तो 1/4 यहाँ से चला आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से 1/4 चलो सॉरी 1/2 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 से 1 कट गया, 2 दूना 4 से यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि 1/x के घात में 4 आपको बताने हैं, तो 1/x के घात में 4 हम लोग रख लेते हैं, 1/x के घात में 4 रख देते हैं। अभी हमारा x बराबर कितना मान करके चलना है, 1/2 मान करके चलना है। मान रखिए x के घात में 4, यानी कि x का मान हमें क्या रख देना है, 1/1/2 का स्क्वायर x। ठीक है, 1/2 x का मान हो गया, यहाँ पर 4 रखना है, x नहीं होगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 1/ हमें क्या प्राप्त होता है, 1 का स्क्वायर अगर 4 कर देंगे, सॉरी 1 का घात अगर 4 कर देंगे तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 का घात में 4 अगर रहे तो क्या हो जाता है, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यहाँ मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये जो 16 हो जाएगा, अब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये 16/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जिसके नीचे 1 हो तो हम लोग सीधा सीधा उस नंबर को लिख देते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका 16, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, यह आपको बताना है। अब इसे आपको बताने के लिए धनराशि आपको मानने होंगे, कितने मानने होंगे, x, क्योंकि हमें धनराशि पता नहीं है, केवल ब्याज दर 10% पता है। अब ये ब्याज दर जब पता है तो इस धनराशि को हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला P जो मान है, मूलधन हमें नहीं पता है, तो मूलधन हमें निकालना होगा। यानी कि ये दुगना बोल रहा है, तो 2x जो हमारा मान निकल करके आता है, x हम लोग रखे थे, तो P बराबर कितना निकल करके चला है, x निकल करके चला आया, ये दुगना बता रहा है, यानी 2x यहाँ से हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब SI सिंपल इंटरेस्ट का क्या मान हो जाता है, P × R × T हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला है बाई 100, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग मान रख देते हैं, यानी P बराबर हमारे पास कितना, क्या हम लोग निकाले थे, x निकाले थे, R हमारा कितना है, ब्याज दर 10 वर्षों में, यानी समय दिया गया है यहाँ पर 10 वर्ष, टाइम दिया गया है 10 वर्ष, 10% वर्ष। तो यहाँ पर जो R है ये नहीं दिया गया है, टाइम दिया गया है 10, यहाँ पर 100 आप लिख लीजिए। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमें पता नहीं है, यानी कि 1 हम लोग लिख करके चलते हैं, और 1 हम लोग लिख करके चलेंगे, ये x इधर चला आएगा, मान लेते हैं हम लोग x इधर ले लेते हैं, तो ये 1 नहीं x बराबर ये मान हो जाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये r के लिए क्या मान निकल करके चलाएगा, यानी कि r के लिए मान निकल करके चलाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 100/10 ये निकल करके चलाएगा। तो 100/10 निकल करके चलाएगा, इसको काट देंगे तो हमारा r भी कितना प्रतिशत निकल करके चलाया, 10% निकल करके चलाया। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10% ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं, यही से यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अब आपको समझ में चला आएगा कि इसको बनाने कैसे हैं। तो इसको बनाने कैसे हैं, ये आपको रीजनिंग है तो रीजनिंग के थॉट से आपको देखना है, सोचना है, मैथ के थॉट से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कैसे आया होगा देखिए, 3 और 4 का इंटू कर दीजिए, यानी 4 × 12 हो जाता है, 12 में 7 को ऐड कर दीजिए, 19 प्राप्त हो जाता है। क्या किए हम लोग, 3 × 4 कर दिए, 12 हो गया, उसमें हम लोग 7 को ऐड कर दिए, 19 हो गया। इसी तरीके से
5 इंटू 2 को कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाता है, 10 प्राप्त हो जाता है। इसमें हम लोग 3 को ऐड कर देंगे तो 13 प्राप्त हो जाता है। 8 चौके 32 कर देते हैं, यानी 8 इंटू 4 कर देंगे, 32 प्राप्त हो जाएगा। ये वाले 3 को ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 35। ऑप्शन यहाँ पर 35 जो होगा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 35 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आप देखकर बताइए कि क्या होगा। दी गई उत्तर आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर काउंट करना है। तो त्रिभुज की संख्या काउंट यहाँ पर जो भी करना है उसको हम लोग देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। ये 2 भाग में बटा हुआ, यानी एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। यहाँ पर 2 जो त्रिभुज है इसका तो हमें पता चल गया कि इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि ये वाला जो भाग है इससे हम लोग कितना त्रिभुज निकालेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा त्रिभुज ये है, चौथा त्रिभुज ये है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक त्रिभुज और बनेगा, यानी 5वां त्रिभुज यहाँ है, ठीक है। अब ये 5वां त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज और यहाँ से निकलेगा तो ये कितना त्रिभुज निकल जाएगा, 6वां त्रिभुज। कितने त्रिभुज है दोस्तों यहाँ पर, 6 त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये बता रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये जो प्रश्न आकृति निहित है ये सिंपल आपको किसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आकृति है देखिए मैच कर रहा है बी से। इसी तरीके से प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो प्रतिरूप को पूरा करने के लिए जिस तरीके से ये पूरा कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, उस तरीके से क्या ये पूरा करेगा, क्या ये पूरा करेगा, कि ये पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो ये आप कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर डार्कनेस है, यानी कि ये दोनों डार्कनेस मैच कर रहा है। हमें क्या चाहिए, एक डार्कनेस यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब एक डार्कनेस यहाँ पर है, बी में है, सी में है और डी में है। ए तो ऑलरेडी कट हो गया। एक डार्कनेस क्या चाहिए हमें, यहाँ चाहिए। चलिए डार्क तो निकल गया। अब हमें ये भी चाहिए कि ये जिस तरीके से यहाँ पर रोटेट हो रहा है वो रोटेट भी हमें चाहिए। चलिए यहाँ से हम सीधा सीधा इसको भी रोटेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम लोग रोटेट कर लिए। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ गोला है, यहाँ पर भी गोला है, लेकिन वो क्या है, वो डार्क नहीं है। अब यहाँ पर हम गोला बना तो दिए, लेकिन ऊपर वाला यहाँ पर डार्क है, तो हमें कौन वाला चाहिए, डार्क वाला चाहिए। कौन वाला चाहिए, डार्क वाला। यानी कि अब ये जो डार्क है देखिए सी में है और डी में है। अब ये कह रहा है कि कोना के सीधा सीधा जो है वो हमें डार्क चाहिए। तो कोना के सीधा सीधा आपका डार्क किस में है, डी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो बी डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कह रहा है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर दर्पण दिया गया है। देखिए ए और बी एक प्रकार का दर्पण है। अगर जो चित्र दिए गए हैं इधर अगर हम लोग नीचे की ओर दर्पण रखें तो ये चित्र किस तरीके से बनेगा, क्या ए नंबर बनेगा, बी नंबर बनेगा, सी नंबर बनेगा, डी नंबर बनेगा। अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स पे मेंशन करके बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन करके बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा।
हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगा, 75 का आंसर मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देता है। तो ये सिंपल है, जब इसको हम लोग मोड़ रहे हैं और मोड़ने के बाद यहाँ से कट करेंगे, ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, यानी कि जो प्राप्त होगा हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर भी कट होंगे इस तरीके से। ठीक है, जो यहाँ से ऐड हो जाएंगे। अब जो अगला जो क्रम बनेगा, यानी कि ये क्रम इस तरीके से बनेंगे और इस तरीके से बनेंगे, तो यहाँ से भी कट होंगे, तो दोनों साइड कट होंगे। अब देख लीजिए कि दोनों साइड कट किस में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में है जरूर, लेकिन ये उल्टा कट है, यानी कि ए तो होगा नहीं। और उल्टा कट, यहाँ पर दो कट जब काट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें दो गोले मिलेंगे। तो ए और बी में हालांकि दो गोले हैं, लेकिन इसके जो कटिंग सिस्टम है ये मैच नहीं कर रहा, तो कटिंग सिस्टम इससे सी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस और बी का अर्थ एक्स, सी का अर्थ डिवाइड तथा डी का अर्थ माइनस हो तो आपको ये आंसर फुलअप करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे आंसर मेंशन नहीं कर पाएंगे। 90 जो क्वेश्चन है इसका आंसर ही केवल देखेंगे। बचे हुए जो 60 क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट बांट करके ला रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रही है। लिंक में डाल दूंगा, लिंक में जा करके आप एक एक पार्ट को देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के रूप में ये रहेगा। एक सेशन आपका लाइव चला था और दूसरा जो सेशन है विदाउट लाइव के मैं अपलोड करूँगा। अगर मैं इसे निकालता हूँ तो किस तरीके से निकालूंगा, यानी कि 19 ये कह रहा है डी है, तो डी का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस, यानी कि 19 माइनस हो जाएगा 3। ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा 11। बी कह रहा है तो बी का यहाँ पर इंटू 12। सी कह रहा है तो सी का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर, डिवाइड। चलिए डिवाइड कर देते हैं। अब इसी तरीके से कह रहा है 132। अब इसे आप निकाल लीजिए। जब इसे आप निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब इसे आप निकालेंगे तो सबसे पहला हम बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, बॉड मास रूल क्या कहता है, बॉड मास रूल यही कहता है दोस्तों कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर ओवर ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए, फिर एडिशन को, जोड़ को सॉल्व करिए, फिर सब्ट्रैक्शन माइनस को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड सबसे पहला सॉल्व करेंगे। सॉरी यहाँ पर 12x हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। 12 इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना चला आएगा, 0.90 चला आएगा, यानी कि 19 माइनस 3 प्लस। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, अब इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या है, एक चीज़ें छूट जा रहा है। 11 यहाँ पर सही था, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 12 था। ठीक है, ठीक ठीक। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू हो जाएगा, यानी कि 19 माइनस 3 प्लस 11 और 0.90 को सॉल्व करेंगे तो कितना चला आएगा, 1 चला आएगा। और इसको हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 चला आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना चलाएगा, 17 चलाएगा। एक यहाँ पर छूट जा रहा था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना चलाएगा, ये 17 चलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं कि यदि 6a3c2 बराबर 7 तथा 17a7c11 इक्वल 13 है तो ये आपको बताना है। तो ये किस तरीके से हुआ होगा, देखिए 6 का अगर हम लोग रख देते हैं मान, 6 का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये 7 कैसे आया होगा, तो 6 प्लस 3 किए होंगे, माइनस का 2 कर दिए होंगे, तो इसका जब ऐड करेंगे तो ये चलाता है 7। चलिए इसी आधार पे हम इसे करेंगे कि 17 प्लस 7 कर देंगे, माइनस का 11 कर देंगे तो कितना चलाएगा, इसका 14, 24 माइनस का 11 ये 13 चलाता है। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि 21 को ऐड कर देना है आपको 1 से, फिर आपको माइनस कर देना है 12 से, यानी कि 22 और 12 हो जाएगा, यानी कि इसके साथ माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है 10, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया है, ये आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की शब्दकोश में आने वाली क्रम को आपको इसके अनुसार लिखना है। अगर यहां से देखें तो देखिए जी सी पहले आता है, जी बाद में आता है, यानी जी यहां से कट हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाले जितने भी मान यहाँ पर दिए गए हैं 1, 3, 4 और 5, इस मान को आपको देखने हैं और इस मान को देखने के बाद आपको इसको सेटअप करना है कि कौन नंबर कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो कौन नंबर कितने नंबर पे आने के लिए सबसे पहला ए पहले आएगा। क्या आएगा, ए पहले आएगा। तो जो ए पहले आएगा यानी कि क्रेन वाले जो भाग हैं, क्रेन में ए लगा हुआ है, CRANE, यानी कि सी और आर सब में कॉमन है। देख लीजिए सी और आर सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे तो थर्ड वाले में पहला नंबर कौन चलाएगा, ए क्रेन वाले भाग को चलाएंगे। तो क्रेन वाले भाग में चलाएंगे तो इसको हम लोग क्या रख लेते हैं, फोर्थ। क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। इसके बाद फिर यहां से लेंगे हम लोग दूसरे वाले भाग को, यानी क्रीप। क्रीप इसीलिए लेते हैं क्योंकि अब हम लोग थर्ड वाला तो देख लिया, फोर्थ वाला भाग को देखना है हमें। जब फोर्थ वाला भाग को देखेंगे तो क्रीप जो है वो कितने नंबर पे आना चाहिए, 3 नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, तो 3 नंबर पे आना चाहिए, यानी पहले नंबर पे 4 जाएगा, इसके बाद फिर 3 जाएगा। इसके बाद कौन से नंबर जाएंगे, ये आएंगे आपका क्रेस्ट। क्या आएंगे, क्रेस्ट। जो एस है पी के बाद आता है तो क्रेस्ट जाएगा। तो ये जो है ये कितना नंबर पे आएगा, 5वें पोजीशन पे आएगा ये क्राउ। जो ओ है, ओ आपका अब चलाएगा CRO के बाद, क्योंकि इसमें 4 ही कैरेक्टर हैं, CROW, ये कहाँ चले जाएंगे, ये 1 नंबर पे जाएंगे। और इसी तरीके से जो ग्राउंड है, अब आएगा ये ग्राउंड, तो ग्राउंड यहाँ पर लिया जाएगा तो वो कितने नंबर पे लिया जाएगा, 2, यानी कि 4, 3, 5, 1, 2 के रूप में लिखा है। तो 4, 3, 5, 1, 2 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 4, 3, 5, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां से। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो लुप्त अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 3 कर दीजिए, 6 प्राप्त हो जाता है। 6 इंटू 3 कर दीजिए, 18 प्राप्त होता है। 18 इंटू 3 कर दीजिए, 54 प्राप्त होता है। यानी 54 इंटू 3 कर देंगे तो जो प्राप्त होने चाहिए हमें वो प्राप्त हो जाता है 162। तो 162 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए कि एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो ये पूरा कौन करेगा दोस्तों, ये इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए x प्लस जब 2 करिएगा तो XYZ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, XYZ हो जाते हैं। अब इसी तरीके से x माइनस 2 करेंगे
तो x-2 करेंगे तो वो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें v प्राप्त हो जाता है। तो v-2 करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें जो प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त हो जाते हैं। तो v-2 करेंगे तो वो कितना चला आता है, t चला आता है। तो सिंपल सा यही से हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो बी नंबर जो है t वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, रूसी, हिंदी, पंजाबी, अर्थशास्त्र, यहाँ तीनों का तीनों जब आप देख रहे होंगे तो रूसी एक क्या है, लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, जो डी नंबर अर्थशास्त्र ये एक प्रकार का विषय है, लैंग्वेज नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन है कि वेन आरेख का चयन करें, वे आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। तो 3 वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है में कीवर्ड, मॉनिटर, माउस, इसके बाद यहां पर दिए गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि यहां से क्या करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा। देखिए, माउस है, इसका भी कार्य डिफरेंट है। मॉनिटर जो है इसका भी कार्य डिफरेंट है। कीबोर्ड जो है इसका भी कार्य डिफरेंट है। मॉनिटर जो है एम से डेडिकेट करते हैं, माउस को एम ओ से कर देते हैं और कीबोर्ड को के से कर देते हैं। अब देखिए, तीनों का काम अलग अलग है। इसको टाइप करने का काम है, इसको जो भी चीजें हम इनपुट करते हैं वो दिखाने का काम है। और जो माउस का काम है, लेफ्ट राइट करने के लिए जो कर्सर रहते हैं उसको इधर उधर ले जाने का काम है। तो तीनों का काम आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो भी डिफरेंट होंगे यहाँ पर आंसर आपका वही हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। फोन को इस तरीके से लिखा है तो कॉलर को आप किस तरीके से लिखेंगे। आप फोन को देखेंगे बिल्कुल उल्टा किया है, PHONE किया है, तो इसको उल्टा कर दिया है। पहले ई कर दिया है, फिर एन कर दिया, वो कर दिया, एच कर दिया, पी कर दिया है। तो जो CALLER है इसको क्या करेंगे आप, इसको भी उल्टा कर लीजिए आप। तो जो यहाँ पर प्राप्त होता है रिलॉग, तो रिलॉग जो है वो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखिए क्या किया है कि वह विकल्प चुनना है आपको जो दिए गए आकृति को श्रृंखला को पूरा करता हो। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है। क्या कर दिया है, पहले ये पहले कैसा था, ऐसा था, अब ये कैसा कर दिया, उल्टा कर दिया है। यानी कि ये डायरेक्ट इधर चला आया है। ठीक है, ये इधर चला गया है और ये जो था ये इधर चला आया है। अब यहाँ पर ये कहाँ चला जाएगा, जाहिर सी बात है कि इस वाले भाग में चला आएगा। तो इस वाले भाग में चला आएगा तो ये है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आपका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये था इस, तो ये तो आपका चला आएगा इस तरीके से, और ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये चला आएगा इधर आपका डार्क। तो ये जो ऑप्शन है वो किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर से मैच कर रहा है। किससे कर रहा है, ये बी नंबर से मैच कर रहा है। यानी कि जो बी नंबर है 85 का, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है आपका जीके। क्या स्टार्ट हो जाता है, जीके स्टार्ट हो जाता है। तो जीके को मैं नेक्स्ट पार्ट वाले जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। यहाँ से 86 से लेकर के पूरे के पूरे 150 तक के क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और 86 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस में मिलेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।